उत्तराखंड में अवैध मजारों के मामले ने तूल पकड़ रखा है। प्रशासन की टीमें लगातार अवैध मजारों की मार्किंग कर उनके खिलाफ कार्यवाही में जुटी हुई है। इसी बीच एक मजार से जुड़ा हैरान करने देने वाला मामला सामने आया। यहां की मौलाना ने जो दावा किया है वो किसी को भी हैरान कर सकता है। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। रामनगर और कालाडूंगी के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी मजार के नाम पर अतिक्रमण चरम पर है। यहां अवैध मजार बनाम अवैध मंदिर की कहानी भी सामने आ रही है। मजार से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के मौलाना ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में बताया है कि यहां हर चीज का इलाज है। मौलाना दावा करते हैं कि यहाँ महिलाओं के लिए 3 महीने का ऐसा कोर्स होता है जिससे बच्चे भी हो सकते हैं। यही नहीं, नौकरी भी लगवाई जाती है। इसके साथ ही मकान, दुकान, कारोबार, शादी ब्याह और कोर्ट कचहरी के मामले के लिए भी दुआएं की जाती हैं। साथ ही जड़ी बूटियों से भी इलाज किया जाता है। यह मजार 50 साल पुरानी है। बता दें कि मजार पर लगे बोर्ड में साफ लिखा है कि यहाँ झाड़ फूंक होती है। बता दें कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में गैर कानूनी मजारें बनाकर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इनमें से अब तक सैकड़ों मजारों को सरकार द्वारा ध्वस्त भी कराया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। फिर यूपी का सबसे बड़ा डॉन अतीक अहमद का 1250 किलोमीटर के सफर पर निकल गया है। इस बार भी अतीक अहमद को उसी रूट से लाया जा रहा है। साबरमती जेल से राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के शिवपुर होते हुए झांसी के रास्ते प्रयागराज ला जाएगा। अतीक को पहले लाने वाली पुलिस की जो टीम थी उसी को इस बार भेजा गया है। लेकिन अब अतीक को लगता है डर। आखिर क्यों, देखते हैं अंदर की बात में। रामनगर और कालाडूंगी के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी मजार के नाम पर अतिक्रमण चरम पर है। यहां अवैध मजार बनाम अवैध मंदिर की कहानी भी सामने आ रही है। मजार से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के मौलाना ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में बताया है कि यहां हर चीज का इलाज है। मौलाना दावा करते हैं कि यहाँ महिलाओं के लिए 3 महीने कई घंटों की कागजी कार्यवाही के बाद अतीक को साबरमती जेल से बाहर निकाला गया। जेल से बाहर आते ही अतीक को फिर से एनकाउंटर का डर सताने लगा और उसने कहा कि ये मुझे मारना चाहते हैं। अतीक ने जेल से निकलते ही कहा था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मुझे मारना चाहते हैं। अतीक अहमद को इस बार काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया। उसे बायोमेट्रिक लॉक वाले पुलिस वैन में रखा गया है, जिसका एक्सेस कुछ ही पुलिस कर्मियों को दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा पहनाया गया है। कई जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मुस्तैद है। एक बार फिर यूपी का सबसे बड़ा डॉन अतीक अहमद 1250 किलोमीटर के सफर पर निकल गया। एक बार फिर उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड की आंखों में खौफ दिखाई दे रहा है और जुबां पर दहशत, जैसा पिछली बार दिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। तो नीदरलैंड्स के एक स्कूल में स्टूडेंट पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के करप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। जी हां, उनकी स्कूल बुक में एक पूरा चैप्टर पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति के बारे में लिखा गया है। नीदरलैंड्स की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसकी पुष्टि भी की है। उसके मुताबिक जरदारी के बारे में एक चैप्टर सिलेबस में रखा गया है ताकि बच्चे करप्शन की बुराइयों के बारे में तफसील से समझ सके। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP के को चेयरमैन है। वो 2008 से 2013 तक प्रेसिडेंट रहे। उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार में फॉरेन मिनिस्टर है। जरदारी के बारे में पाकिस्तान के अखबार ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें नीदरलैंड के स्कूलों में पढ़ाए जा रहे उस चैप्टर का भी फोटो है जिसमें जरदारी के करप्शन का जिक्र है। जरदारी की पत्नी बेनजीर 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही। पहली बार 1928 से 1990 तक और दूसरी बार 1993 से लेकर 1996 तक। कहा जाता है कि जरदारी ने उस वक्त जबरदस्त करप्शन किया। हालत यह है कि आसिफ अली जरदारी के विरोधी उन्हें मिस्टर 10% के नाम से बुलाते हैं। आरोप है कि जरदारी हर सरकारी ठेके या दूसरे मामलों में 10% कमीशन लेते हैं। इस वजह से उनका नाम मिस्टर 10% पड़ गया। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 27 दिसंबर 2007 की शाम हत्या कर दी गई थी। जरदारी के करप्शन और इस पर चैप्टर का मामला तब सुर्खियों में आया जब एक सोशल मीडिया यूजर ने अपने अकाउंट पर चैप्टर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। एक और यूजर ने लिखा कि नीदरलैंड के स्कूल स्टूडेंट्स आसिफ जरदारी के करप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक यंग यूजर ने तंजिया अंदाज में लिखा, गजब है, मिस्टर 10% अब डच के स्कूलों की किताबों में भी पाए जाते हैं। यह उनके करप्शन की वजह से हुआ है। उम्मीद है कि उनकी पार्टी PPP को बहुत फक्र हो रहा होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार युद्ध खत्म होने की कगार पर है। जी हां, बात हो रही है यमन के साल 2014 से जारी गृह युद्ध का। आखिर क्या हुआ? अब ये युद्ध बहुत ही जल्द खत्म हो सकता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यमन में 2014 से जारी गृह युद्ध खत्म हो सकता है। इसके लिए सऊदी अरब और ओमान के एक डेलीगेशन ने यमन में हुती विद्रोहियों से बातचीत की है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों पक्ष सीज फायर को लेकर समझौता कर सकते हैं। ये बातचीत पिछले महीने सऊदी अरब और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का नतीजा मानी जा रही है। सऊदी और ओमान के डेलीगेशन ने यमन के सबसे ज्यादा हिस्से में कब्जा करने वाले हुती विद्रोहियों के हेड मेहंदी अल मशद से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने यमन में शांति स्थापित करने पर जोर दिया। हालांकि सऊदी डेलीगेशन और हुती विद्रोहियों के बीच हुई डील को सार्वजनिक नहीं किया गया है। 9 साल तक चली जंग के बाद मिलकर देश को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। सारे एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों को खोल दिया जाएगा। देश से सारी बाहरी ताकतों को निकाला जाएगा। राजनीतिक स्थिरता के लिए बदलाव किए जाएंगे। 11 मार्च को चीन की राजधानी बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के बीच अहम समझौता हुआ, जो चीन ने करवाया। 2016 के बाद दोनों ने एक दूसरे के मुल्क में अपनी अपनी एम्बेसी फिर से खोलने के लिए राजी हो गए थे। इससे दोनों देशों के बीच 60 साल से जारी टकराव कम हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट,